प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी बच्चों का फिजिक्स क्लासेस बाय इमरान सर में मोस्ट वेलकम है। कल जैसा हमने आपको एक मोटिवेशनल स्पीच आपको 2-4-5 मिनट की दी, उसमें शायद आप मेरी बातों को और आपके प्रति जो हमारी चिंता है, उस चिंता को आप समझ गए होंगे। समय थोड़ा सा ही बचा है। उस थोड़े से समय में अगर हम आपको बढ़िया तैयारी करना है, अपने सब्जेक्ट्स को मेंटेन करना है, हाई स्कोर तक जाना है, तो उसके लिए कल की जो मोटिवेशनल स्पीच थी, जिसके माध्यम से हमने आपको मोटिवेट किया है, कोशिश की है मोटिवेट करने की, तो आप अगर उस पर अमल करेंगे और हम भी उस पर अमल करेंगे, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम भी और आप भी, तो उम्मीद है कि एग्ज़ाम आते आते हम अपने सब्जेक्ट को वेल प्रिपेयर कर देंगे, एकदम ठोस बना देंगे। ठीक। लेकिन अब समय चूंकि ऐसा नहीं है कि हम थोड़ा सा भी लीक से हट के कोशिश करें। अब जो टाइम है होता है, ये टाइम बहुत टेक्निक से पढ़ने का होता है। अभी तक आपने जो भी पढ़ा, कहीं भी पढ़ा, कैसा भी पढ़ा, अच्छा पढ़ा, बुरा पढ़ा, नोट्स बनाए, ठीक है, सब बातें ठीक हैं, लेकिन उनको एक तरफ रखते हुए अब आपका जो टाइम है, ये टाइम आप कहीं भी पढ़िए और किस तरह भी पढ़िए, ठीक, हमसे पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, लेकिन ये टाइम वो पीक टाइम होता है कि आपको एक टेक्निक के साथ पढ़ने की ज़रूरत है। हम इस टाइम को, कम टाइम को कैसे कैश करा सकें कि ज़्यादा तैयारी कर सकें, अपने सब्जेक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा ठोस मजबूत बना सकें। ठीक। तो चलिए, खैर टाइम को बर्बाद नहीं करना है, जैसा बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, तो कल जो समझाना था वो समझा दिया। आज से सीधे सीधे हम अपने टारगेट पे चलते हैं, जिसका नाम है इम्पोर्टेंट फिजिक्स। और अगर हम उस टारगेट के हिसाब से, हमने जैसा बताया था कि चैप्टर बाय चैप्टर चलना है, लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स, इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, यही सब तैयार करना है। तो चलिए आज ही से शुरुआत करते हैं। 2 जनवरी 2026 से हम आप शुरुआत करते हैं, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे। अगर हम फिजिक्स में पहले चैप्टर की बात करें बेटा, तो चैप्टर नंबर 1 कहलाता है वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। बहुत ज्यादा बातें बेटा हमें ना करना आती हैं और ना ही हम बातें करके आपका समय बर्बाद करना चाहते, क्योंकि अब टाइम उतना नहीं। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, अगर हम इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो कहेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक। चैप्टर जो कह रहा है, हम वहीं से चैप्टर का स्टार्ट ले लेते हैं। चैप्टर कह रहा वैद्युत आवेश, तो बेटा हमें जानना होगा कि वैद्युत आवेश क्या है। वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं। ठीक बेटा, वैद्युत आवेश कोई भी वस्तु हो, उस वस्तु के अंदर एक मौलिक गुण होता है, बस वही मौलिक गुण आवेश कहलाता है। किस तरह का मौलिक गुण होता है किसी वस्तु में? ऐसा मौलिक गुण जिसके कारण वस्तुएं वैद्युत बल आरोपित करती है। यानी हम अगर डेफिनेशन के हिसाब से कहें तो वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह मौलिक गुण है, वह मौलिक गुण है, मौलिक गुण है जिस कारण वस्तुएं वैद्युत बल आरोपित करती हैं, वैद्युत बल आरोपित करती हैं। आवेश किसी वस्तु का वह मौलिक गुण है जिस कारण वस्तुएं वैद्युत बल आरोपित करती है। ठीक। तो याद रखिएगा, इस पॉइंट को आप नोट करिएगा कि एक गुण होता है आवेश। बात समझ रहे हैं? आवेश एक गुण होता है और किसी भी वस्तु में अगर ये गुण आ गया तो उस गुण के कारण क्या होगा, वो वस्तु वैद्युत बल आरोपित करने लगेगी। ठीक। अभी हम इस पॉइंट को भी थोड़ा डिटेल से लेंगे कि वैद्युत बल क्या है, आगे चलिए। ठीक। तो आवेश किसी वस्तु का वह मौलिक गुण है जिस कारण वस्तुएं वैद्युत बल आरोपित करती है। ठीक बेटा, अगर हम देखें तो आवेश जो है दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है। नंबर 1 धन आवेश और नंबर 2 ऋण आवेश। बेटा धन आवेश कब कहेंगे हम और ऋण आवेश कब कहेंगे, है ना?
अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो हम कहेंगे कि उस वस्तु के अंदर धन आवेश है। अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो उस वस्तु के अंदर धन आवेश है, यानी वो वस्तु धनावेशित होगी। और अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी इलेक्ट्रॉन उस पर अधिक हैं, ज्यादा हैं, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो हम कहेंगे कि वो वस्तु ऋणावेशित होगी, यानी उस वस्तु पे ऋणावेश होगा। तो धनावेश का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी होना और ऋणावेश का मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होना। एक नंबर से आपसे इसी चैप्टर से पूछा जाता है कि एक चालक पर 5 × 10⁻⁻6 कूलाम ऋण आवेश है, बताइए उस चालक में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या अधिकता होगी। तो अब आप थोड़ा सा अगर सवाल पे ध्यान दें कि 5 × 10⁻⁻6 कूलाम का ऋण आवेश है, तो जब वस्तु में ऋण आवेश है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। भाई इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, ये तो परफेक्टली जानते हैं ना, ठीक। अब इलेक्ट्रॉनों पे ऋण आवेश होता है, अब कहीं अगर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे तो इट मींस कि ऋण आवेश पहुंच गया, और जब ऋण आवेश पहुंच गया, मतलब इलेक्ट्रॉन पहुंच गए तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता का मतलब कि ऋण आवेश की अधिकता हो गई, तो वो वस्तु ऋण आवेशित तो बनेगी। और अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन निकल गए, इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब कि ऋणावेश निकल गया, तो जब ऋणावेश की कमी हो गई, ऋणावेश निकल गया, तो वो वस्तु कैसी होगी? धनावेशित होगी, ठीक। तो किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी क्या प्रदर्शित करता है? वस्तु का धनावेशित होना। और किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता क्या प्रदर्शित करती है? उस वस्तु का ऋणावेशित होना, ठीक। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, या थोड़ा सा अगर आप गौर करें 1 मिनट बाद में ले लें। इसके बारे में थोड़ी छोटी छोटी सी चीजें कुछ और बताते हैं आपको। आवेश के गुण, बेटा आवेश के गुण, छोटी छोटी सी पॉइंट समझना आप, एक एक लाइन के बस। पहला पॉइंट ये है कि इसको याद रखिएगा, आप इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। किसे? आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा पॉइंट, इसका मात्रक कूलाम। अभी हम आगे चल के बताएंगे कि ये कूलाम कौन सा शब्द है। एक बहुत महान वैज्ञानिक थे, हैं, किसी वैज्ञानिक के नाम पे, उन्होंने अपने ही नाम पे आवेश का मात्रक रखा था, उनका नाम था कूलाम, ठीक। इसका मात्रक कूलाम तथा विमा AT होती है। आवेश की विमा क्या होती है? AT होती है। तीसरा पॉइंट, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। मतलब समझ रहे? समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, मतलब अगर एक प्लस का Q है, दूसरा भी प्लस का Q है, मतलब प्लस प्लस के हैं, दोनों धन आवेश हैं या दोनों ऋण आवेश हैं, तो दोनों समान कहलाएंगे ना भाई। दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के हैं, तो वो कैसे आवेश कहलाएंगे? समान आवेश। और समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक। इसी तरह बेटा विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। यानी समान आवेशों में प्रतिकर्षण, मतलब प्लस प्लस के हों या माइनस माइनस के हों, तो उनके बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपल करेंगे। विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। विपरीत का मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, एक धन आवेश है, एक ऋण आवेश है। ऐसे तो आवेशों को हम विपरीत आवेश कहेंगे। और विपरीत आवेशों के बीच में क्या होता? आकर्षण होता है, यानी दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट कर, चलिए चलते हैं आगे।
उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगली हेडिंग डालते हैं, आवेश का चलिए बेटा, हाँ अगली हेडिंग, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। बेटा क्वांटीकरण कह दें या हम इस तरह से भी कह सकते हैं आवेश का क्वांटम सिद्धांत। ठीक, किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश का मान पूर्ण गुणज होता है। बस इतनी सी बात, एक लाइन सुन लो, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का मान पूर्ण गुणज होता है। किसी आवेशित वस्तु पर आवेशित वस्तु पर आवेश का मान पूर्ण गुणज होता है, गुणज होता है। इस लाइन से मतलब अगर ना समझ पा रहे हो तो हम समझाने की कोशिश करते हैं बेटा। आवेशित वस्तु कोई भी हो जो चार्जेबल हो, जिस पे आवेश हो, लेकिन उस वस्तु पर जो आवेश होगा वो पूर्ण गुणज में होगा। पूर्ण गुणज का मतलब ये कि या तो उस पे देखिए, या तो उस पे एक कूलाम आवेश होगा, या उस पे 5 कूलाम आवेश होगा, या 10 कूलाम आवेश होगा। मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन का आवेश E होता है, ऐसा समझिए आप। इलेक्ट्रॉन का आवेश स्मॉल e होता है और ये दुनिया में सबसे छोटा आवेश माना गया है। इलेक्ट्रॉन का आवेश सबसे छोटा आवेश, सबसे सूक्ष्म आवेश माना गया। ठीक, इलेक्ट्रॉन के आवेश को स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अब अगर किसी वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अगर उस पे किसी वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है या एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो उस पर जो आवेश की मात्रा होगी वो 1 ई होगी। 1 ई नहीं होगी तो 2 ई होगी, 2 ई नहीं होगी तो 3 ई होगी। मतलब आप समझो 1 ई, 2 ई, 3 ई, 4 ई, 5 ई, 10 ई, 12 ई, 18 ई, ऐसे होंगे। 5.5 ई, 11.25 ई, ऐसे नहीं होंगे। आप बात समझ गए होंगे कि पूर्ण गुणज का मतलब क्या होता है। पूर्ण गुणज का मतलब पूर्णांक में ही होना चाहिए। 5 ई हो, 8 ई हो, 8.5 ई ना हो। ठीक, किसी वस्तु में अगर हमें आवेश की गणना करना है, किसी वस्तु में आवेश की गणना, बेटा समझो आराम से कैसे करते हैं, बहुत नन्हा सा इसका एक सूत्र होता है। ठीक, आवेश की गणना, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप, ये एक वस्तु है, ये वस्तु है कोई, इस पे Q कूलाम का आवेश है। इस आवेश को हमें ज्ञात करना है कि कितना आवेश है। ठीक, तो यदि किसी वस्तु में समझना ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी हो, तो उस पर, इसको थोड़ा सा यहां से मिटा दें, उस पर आवेश Q बराबर 1 ई होगा बेटा। एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो या एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो, किसी वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो या एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो उस पर आवेश की जो मात्रा होगी वो Q बराबर 1 ई होगी। इसी क्रम में अगर हम चले आए कि अगर 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है, तो उस पर आवेश की मात्रा बेटा Q बराबर 2 ई होगी। इसी क्रम में अगर हम चले आए किसी वस्तु में 3 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है, तो उस पर आवेश की मात्रा 3 ई होगी, 4 ई होगी, 5 ई होगी बेटा, 4.5 ई, 4.25 ई, 5.5 ई, 8.5 ई, ये सब नहीं होगा। बात समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार अगर हम चलें तो अगर किसी वस्तु में n इलेक्ट्रॉनों की कमी या n इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो उस पर आवेश की मात्रा Q बराबर n ई होगी। और यही नन्हा सा सूत्र आपके न्यूमेरिकल में काम आएगा।
इस सूत्र के माध्यम से आप आवेश की गणना कर सकते हैं। ठीक, चलिए अच्छा, इसका आप स्क्रीनशॉट करें। और अब चलते हैं हम लरस्ते गरस्ते बहुत चैप्टर की धुआंधार हेडिंग, और उसका नाम है कूलाम का नियम। बेटा सब लोग, सब बच्चों बेटा कूलाम का नियम हेडिंग लगा लो, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, परीक्षा में अक्सर आने वाला नियम। कूलाम का नियम क्या होता है? वैसे तो ये है कि अगर आप लिखने पे आएंगे और लिख के रटने पे आएंगे तो हमें उम्मीद है कि आज रटेंगे कल भूल जाएंगे। आज हम आपको जो दिखा रहे हैं सामने बोर्ड पे, उस पे आप अगर गौर करेंगे तो अभी याद होगा और कभी नहीं भूलोगे। कोशिश करो बेटा, कूलाम का नियम। अच्छा, इससे पहले फर्स्ट ईयर में कभी जब आपने पढ़ा तो एक चैप्टर था सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। उसमें न्यूटन साहब ने अपना एक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, याद आ रहा होगा आपको, गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण के नियम में न्यूटन साहब ने क्या बताया था बेटा, बात समझना थोड़ा सा। उन्होंने दो कणों के द्रव्यमान लिए, दो कण लिए छोटे छोटे, उन कणों के द्रव्यमान लिए, एक कण का द्रव्यमान m1 मान लिया, दूसरे कण का द्रव्यमान m2 मान लिया, और दोनों को बेटा एक दूसरे से 8 दूरी पर रखा। फिर उन्होंने बताया कि इन दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। गुरुत्वाकर्षण, एक बात नोट करिए आप, गुरुत्वाकर्षण अगर हम संधि विच्छेद कर दें तो गुरुत्व धन आकर्षण, यानी गुरुत्व के कारण जो आकर्षण बल लगता है उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक, गुरुत्व धन आकर्षण यानी आकर्षण बल लगता है। एक बात इसको नोट करिएगा आप, ठीक, सिर्फ आकर्षण बल। तो उन्होंने बताया था दो कणों के बीच आकर्षण बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, और वो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो इन कणों के जो द्रव्यमान हैं उनके गुणनफल के बेटा, उनके गुणनफल के समानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के, यही गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये न्यूटन साहब ने बताया था। इस वर्ष आ गए आपके सामने कूलाम साहब। अब कूलाम साहब जो है आपकी तरह नकलची थे। बुरा लग रहा? बुरा नहीं लगना चाहिए, नकल कौन नहीं करता है। अगर 92 नंबर भी ऑब्टेन कर लोगे तो सोचोगे अरे ये बाकी के नंबर कहाँ जा रहे हैं, अगर कहीं से मिल जाएंगे तो फौरन नकल टटोलने लगो। ठीक, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, नकल करते समय अकल का इस्तेमाल नहीं करते। पर कूलाम साहब होशियार आदमी थे, उन्होंने नकल करते समय थोड़ी सी अकल का भी इस्तेमाल किया। बोले नहीं, न्यूटन साहब ने कहा था कि दो कणों के हम द्रव्यमान लेंगे। बोले ना, कतई नहीं, हम तो दो कण लेंगे लेकिन उन दो कणों के द्रव्यमान नहीं लेंगे बेटा, हम दो कणों के आवेश लेंगे। पहले कण का आवेश Q1 माना और दूसरे कण का आवेश Q2 माना। थोड़ी सी अकल लगाते गए और नकल भी करते गए। बोले हम जैसे उन्होंने कहा था वैसे ही हम कह रहे हैं कि दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखें। बोले इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लगता है वो वैद्युत बल लगता है। उन्होंने क्या कहा था, गुरुत्वाकर्षण बल, और इन्होंने क्या कहा, वैद्युत बल। गुरुत्वाकर्षण में तो क्लियर हो गया बेटा कि सिर्फ आकर्षण बल ही है, लेकिन वैद्युत बल जो इन दो के बीच लगता है वो दो तरह का होता है, अभी हम बताएंगे। एक आकर्षण बल होता है और एक प्रतिकर्षण बल होता है। दो प्रकार का बल होता है, वैद्युत बल दो प्रकार का। तो उन्होंने बताया इन दोनों के बीच वैद्युत बल लगता है, और वो वैद्युत बल, देखिए अकल भी लगाते जा रहे हैं, नकल भी करते जा रहे हैं। बोले वो वैद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्यों बेटा? तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सेम टू सेम नकल, टू कॉपी है ना, टू कॉपी एकदम, लेकिन थोड़ी सी अकल लगाते हैं बेटा। उम्मीद करते हैं कि आप भी अब जब परीक्षा में नकल करेंगे तो अकल लगाते हुए, ठीक, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि नकल करो ही ना, लेकिन अगर करो तो थोड़ा सा अकल लगाते हुए। तो उन्होंने क्या बताया, बस कूलाम साहब का नियम तैयार हो गया। आप देखिए, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, वैद्युत बल कह दो या उनके दोनों टाइप कह दो,
दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से एक बार हम कह रहे हैं, आप कोशिश करना पढ़ने समझने की। दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम इसको पॉइंट 1 मान लें, इसको पॉइंट 2 मान लें और दोनों को कंबाइन कर दें तो हम कहेंगे F प्रोपोर्शनल टू यानी F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब हम इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो बराबर का चिन्ह और साथ में यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, एक नेतांक आता है जिसको कहते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये था कूलाम साहब के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। ये जो है कांस्टेंट, इस कांस्टेंट का मान बेटा होता है जिसकी हमें बहुत जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल में। इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये था कूलाम साहब का नियम। ठीक, अब एक नई चीज इसमें खटक रही होगी आपको। हम आपके चेहरों को पढ़ रहे हैं बेटा, हमें आपके चेहरे नहीं दिख रहे, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं तो हम पढ़ भी रहे हैं आपके चेहरों को। ठीक, आपके अंदर, आपके मन में ये खटक रहा कि ये कौन सी चिड़िया का नाम है। ठीक, कोई बात नहीं, उसमें डोंट वरी, परेशान मत हो। इसको बेटा क्या कहते हैं, देखिए आप, हम इसको लिख दे रहे हैं। इसको कहते हैं एप्सिलॉन 0। एप क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन 0। ये जो 0 लगा है ना, उसको कहेंगे हम एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट, ऐसा भी पढ़ सकते हैं। ठीक, अच्छा, एप्सिलॉन 0 पढ़ते हैं, लेकिन कहते क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता। पढ़ते तो हैं बेटा एप्सिलॉन 0, लेकिन कहते क्या हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता। ओके, चलिए अब हम इसी के डिटेल पे आ जाते हैं। जरा इसको हम डिटेलाइज करने की कोशिश करें। ठीक, अगर हम डिटेलाइज करने की कोशिश करें तो ना हो तो एक क्वेश्चन बना लिया जाए इसी से रिलेटेड, बढ़िया, बहुत कीमती। हमेशा पूछा जाता है एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है, एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या होता है, तो विमी सूत्र क्या होता। क्यों ना हम एक क्वेश्चन में सब समेट के रख दें। ठीक, चलिए क्वेश्चन लगाइए आप, क्वेश्चन लगा लीजिए बेटा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखिएगा आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। इस बार परीक्षा में उम्मीद रखिए कि आप इसमें से एक चीज कोई ना कोई टपक के गिरेगी। ठीक, क्या है क्वेश्चन, एप्सिलॉन 0 का मान, एप्सिलॉन 0 का मान मात्रक तथा विमी सूत्र बताइए, विमी सूत्र बताइए। एप्सिलॉन 0 का मान, मात्रक तथा विमी सूत्र बताइए। एक क्वेश्चन में सारी चीजें घेर घार के हमने ला। ठीक, तो चलिए थोड़ा सा अगर हम समझ लें और फिर करें तो ज्यादा अच्छा है, और डायरेक्ट हम लिख देंगे ये मान होता है इसका, ये मात्रक होता है, ये विमी सूत्र होता है, मजा ना आएगा उसमें। वही है कि रटने वाली कहानी, रट गए, भूल गए, परीक्षा में याद नहीं आ रहा, आप पूछते फिर रहे, दाएं बाएं बगलें झाँक रहे, कह रहे क्या होता क्या नहीं होता। अरे भूल जाओगे तो, अगर बनाना सीखा है आपने, तैयारी की है, सीखा है इसको, तो फिर आप निकाल भी लोगे भूलने के बाद। चलिए एप्सिलॉन 0 की मान की बात करते हैं बेटा। यहाँ पे गौर करो जरा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान ये है। हम थोड़ा रफली, हम बाद में मिटा देंगे। ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की बात करें तो इसका मान कितना, 9 × 10⁹ बेटा। अगर हम इसको, इसी का तो मान चाहिए ना, तो इसको हम यहाँ ले जाएं और इसको यहाँ ले आए तो एप्सिलॉन 0, अब जब इसको हम यहाँ ले आएंगे तो
4 पाई इंटू 9 इंटू 10 टू पावर 9। बेटा पाई का मान 3.14 होता है, पूरी दुनिया जानती होगी, आप भले न जानते हो। नहीं, आप बुरा तो नहीं मान गए? हाँ, नहीं जानते हो बेटा, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है हमसे, हम आपसे नहीं गुस्सा होंगे, आप हमसे गुस्सा नहीं होगे, बस इसी तरह काम चलता रहेगा, ठीक है। हाँ, और फिर गुरु हैं, कुछ कह दें तो ठीक है, थोड़ा बहुत बर्दाश्त किया। पाई का मान 3.14, ठीक। और अगर 3.14 यहाँ रखेंगे तो 4 नंबर 36 और गुणा गुणा करके और घातें ऊपर ले जाके कुल मिला के हल करके हम निकाल लेंगे। ये है तरीका निकालने का। तो चलिए, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो एप्सिलॉन 0 का मान क्या मिलेगा? एप्सिलॉन 0 का मान क्या मिलेगा? क्या मिलेगा बेटा? मान मिलेगा 8.86 इंटू 10 की घात -12। 8.85 भी कह सकते हैं अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन में थोड़ी सी सुविधा हो तो, ठीक। 8.86 इंटू 10 की घात -12। इसके बाद बात आती है मात्रक की। तो मात्रक कहाँ से लाएंगे? अरे बेटा, आपके सामने कूलाम साहब ने इतना बड़ा सा सूत्र दे दिया, मात्रक की फिर क्या चिंता है? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमें तो इसका मात्रक चाहिए ना। अरे बेटा, इसको उठा के हम F के पास ले आए और F को उठा के हम इसके पास ले आए, म्यूचुअल ट्रांसफर कर दें, बस आ गया। एप्सिलॉन 0 को यहाँ लाओ, F को यहाँ लाओ, तो एप्सिलॉन 0 बराबर क्या बनेगा? 1/4πf Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक। बेटा आप गौर करो जरा, इसको हटा दें। 4 पाई क्या चीज? कुछ नहीं, वो तो संख्या है, उसका कोई मात्रक थोड़ी ना होगा। हमें तो मात्रक चाहिए, तो राशियों को रखो बस, संख्याओं से क्या मतलब। ये आवेश है, ये भी आवेश है। बेटा अभी आवेश का मात्रक क्या बताया हमने? कूलाम। और अगर ये भी आवेश है तो कूलाम इसका भी होगा, तो कूलाम स्क्वायर हो गया। बटे में आ जाओ, बटे का मतलब प्रति। अच्छा, ये F क्या है? बल, और बल का मतलब क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन। और R दूरी है, दो आवेशों के बीच की दूरी कही थी ना हमने, R दूरी है, दूरी का मतलब मीटर। बेटा दूरी कहाँ में नापते? किलोग्राम में, मीटर में, है ना? हाँ, तो जब दूरी का मतलब मीटर तो उसमें स्क्वायर लगा, मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इसका मात्रक बन गया कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आ जाइए बेटा, एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या होता है? कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। इसी को हम शॉर्ट में सिंबलाइज करके अगर लिखना चाहें तो कूलाम को हम इस तरह लिख सकते हैं, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब आप कहोगे यहाँ कहाँ लिख दिया आसमान में जाके? बेटा हम जब किसी चीज का मान लिखते हैं तो उसका मात्रक भी तो लिखते हैं। तो चलिए, हमने ये उसका मात्रक लिख दिया और ये हमने शब्दों में यहाँ बता दिया, ठीक। उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि हम कैसे बनाएंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं विमी सूत्र में। तो जब सूत्र आपके सामने रखा, मात्रक बना सकते हैं, तो विमी सूत्र क्यों नहीं बना सकते, है ना? चलिए, आवेश की विमा क्या बताई थी हमने? AT। ये भी आवेश है तो इसकी विमा भी AT होगी, तो A2T2 हो गया। अपॉन में आइए, F बल है, बल की विमा mL/T-2। सब कुछ फर्स्ट ईयर में पढ़ के आप आ रहे हैं, आप अच्छे बच्चे, होशियार बच्चे हैं, ठीक। mL/T-2। R दूरी है, दूरी की विमा L होती है, तो उस स्क्वायर लगा, L2 हो गया। सबको कंबाइन कर दो। चलो, m की पावर 1 है, जब इसमें कोई पावर नहीं है तो माने एक घात मानी जाएगी। लिखा नहीं है तो समझो एक घात है। ऊपर ले जाएंगे तो m की पावर -1 हो जाएगा। L की घात 2 है, L की घात ये 1 है, तो 2 और 1 3 हो गया। ऊपर ले जाओ तो L की घात -3 हो गया। T की घात -2 को ऊपर ले जाओ तो +2 हो गया, और +2 पहले से है तो T की घात 4 हो गया, और A की घात कितना है? 2। इस तरह से इसका विमी सूत्र हो गया एप्सिलॉन 0 का बेटा विमी सूत्र। विमी सूत्र क्या बना? m-1 L-3 T4 A2। और विमी सूत्र को बेटा हमेशा बड़े कोष्ठक के अंदर रखा जाता है ना? ये सब कचरा हम आपके लिए साफ कर दें, क्योंकि हमारा काम आपने बना दिया कचरा साफ करना। आप तो क्रीम उठाओगे, चलते हो, ठीक। चलिए, तो ये इसका विमी सूत्र हो गया। उम्मीद करते हैं आप बनाना सीख गए होंगे। रटिएगा मत बेटा, एक बार और प्रैक्टिस करिएगा, बनाने की प्रैक्टिस करिएगा।
कभी परीक्षा में आप भूल जाएं तो बना के ला सकें आप। ठीक, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। लरस्ता गरस्ता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एप्सिलॉन 0 का मान, मात्रक तथा विमी सूत्र बताइए। ठीक, चलिए इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। एक नंबर में कभी कभी पूछ लेता है कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम को आप देखें, आराम से देखें कूलाम। सदिश रूप को समझना है, एक लाइन की बात है बेटा। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक बेटा, कहीं देखिए सदिश रूप की बात हो रही, कहीं पे भी सदिश है, सदिश का मतलब वेक्टर, कहीं पे भी वेक्टर दिखाई दे रहा, तो जब नहीं दिखाई दे रहा तो वेक्टर रूप क्यों हो गया? वेक्टर फॉर्म में है ही नहीं, वो सदिश रूप में है ही नहीं। और अगर हमें उसको सदिश रूप में बनाना है तो बेटा अब हम कैसे बनाएंगे सदिश रूप में? तो उसके लिए आप गौर करें जरा एक मिनट। बल एक सदिश राशि होती है, ठीक, और यहां पे आप आर कैप, अगर आप समझ गए होंगे फर्स्ट ईयर पढ़ा था, इसको वेक्टर कहते हैं एरो को, और ये जो कैप लगा दी, टोपी पहना दी, इसको कहते हैं, टोपी पहनाने का काम बहुत चलता है हर जगह, तो इसको कहते हैं एकांक वेक्टर। और एकांक वेक्टर नाम ही उसका, जब एकांक वेक्टर है तो उसका मान क्या होगा? 1। ठीक, तो जब अगर इसका मान 1 रख देंगे तो ये तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, उसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन हमारे सहारे के लिए, हमारे सपोर्ट के लिए बेचारा आ गया और उसने इसको वेक्टर फॉर्म में बना दिया। ये कहलाता है कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म, यानी सदिश रूप। ठीक, अगली हेडिंग डाल लो, वैद्युत बल की दिशा। वैद्युत